तो भाई आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर, ठीक है। हमने मोशन कर लिया है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर वो वाला चैप्टर। आई होप आज के हमारे कोर टॉपिक्स क्या हैं, आज हम क्या करने वाले हैं, ज़रा देख लीजिए एक बार। आज के बेटा हमारे कोर टॉपिक्स क्या हैं। एक तो हम देखेंगे कि फोर्स क्या है, ठीक है, फोर्स का क्या मतलब है। फिर हम देखेंगे बेटा इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, ठीक है, कि फोर्स जब आप किसी पे अप्लाई करते हो तो क्या क्या फर्क पड़ता है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर टाइप्स ऑफ फोर्सेस हम छोटी मोटी देखेंगे, जैसे कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है। तो ये हमारे आज के कोर टॉपिक्स रहने वाले हैं, और अगर टाइम बचेगा तो थोड़ा और एक्स्ट्रा कर लेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं बेटा किससे, फोर्स से। व्हाट इज फोर्स बेटा, अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। क्या मतलब है बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब आप पुश करते हो या पुल करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। क्या कहने का मतलब है, मान लीजिए एक बॉक्स रखा हुआ है यहां पर, और उसमें बेटा हैंडल्स भी लगे हुए हैं इस तरीके से। अब इसको दो तरीके हैं बेटा, एक तो मैं इसको धक्का दूं इस तरफ, तो बेटा इसको बोलते हैं क्या, पुश। दूसरा तरीका यह है कि बेटा यहां इस हैंडल से पकड़ के इसको मैं अपनी तरफ खींचूं, इसको बोलते हैं क्या, पुल। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे बेटा जब हम पुश करते हैं या पुल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स। बेस्ट एग्जांपल बेटा है डोर का। जब आप घर में घुसते हो तो बेटा डोर को धक्का देते हो ना, मतलब क्या कर रहे हो, उसको आप पुश कर रहे हो। और जब आप डोर को बेटा क्या करते हो, अंदर से खोलते हो तो अपनी तरफ क्या कर रहे हो बेटा, पुल कर रहे हो। क्या कर रहे हो, पुल। जब बाहर से आते हो तो खोलने के लिए ऐसे खोलते हो ना दरवाजे को, तो आप पुश कर रहे हो। और जब आप अंदर आकर दरवाजे को खोलते हो, अंदर से खोलते हो तो अपनी तरफ खींचते हो, तो बेटा वो क्या हो गया आपका, पुल। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुश या पुल जब हम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, फोर्स बोलते हैं। समझ में आ गई बात या नहीं। अच्छा एक बात बताओ, मस्त ये बॉक्स रखा हुआ था आराम से, है ना, कुछ हो ही नहीं रहा था, ये रेस्ट पे था, रुका हुआ था। जो चीज बेटा रेस्ट पे होती है, रुकने का मतलब क्या बेटा, रेस्ट। और रेस्ट पे जो बॉडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ये बेटा हमने किस में पढ़ा था, मोशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। कोई भी चीज अगर रुकी हुई है तो उसको हम बोलते हैं रेस्ट पर है, और रेस्ट का क्या मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेशनरी है, मतलब हिलजुल नहीं रहा है। तो ये बॉक्स आराम से मस्त रखा हुआ था, जैसे ही बेटा आपने पुश किया ये मूव करना शुरू कर देगा ना, ये बॉक्स इधर शिफ्ट हो जाएगा। या आपने इसको अपनी तरफ पुल किया तब भी ये बेटा क्या हो जाएगा, इधर की तरफ मूव कर जाएगा। तो इससे एक बात समझ में आती है बेटा, इधर ध्यान दीजिए, इससे एक बात समझ में आती है कि जब भी हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे पुश या पुल करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्या करना शुरू कर देता है, मूव करना शुरू कर देता है, वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है। जब तक बेटा कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है उस पर आप फोर्स लगा रहे हो तो वो रुका ही रहेगा। जब आप उस पर फोर्स लगाओगे तो वो हो सकता है मूव कर जाए। इज दैट क्लियर। अच्छा तो इसका क्या मतलब हो गया बेटा, इसका ये मतलब हो गया, अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, इसको थोड़ा और डिटेल में अगर हम समझें, थोड़ी सी और अच्छी डेफिनेशन देखें तो बेटा क्या होती है, जरा ध्यान से पढ़िए। वो क्या कह रहे हैं, अ फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस विच टेंड्स अ सेट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टू सेट अ स्टेशनरी बॉडी इन मोशन। बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, तो बेटा वो क्या हो जाता है, मोशन में आ जाता है। हाँ जी बेटा इधर ध्यान दो। विच टेंड्स टू चेंज द स्पीड। बेटा मान लीजिए एक बॉल आ रही थी, आप क्रिकेट खेल रहे थे या फिर फुटबॉल मान लीजिए, धीरे धीरे बॉल आ रही थी, आपने बेटा उस पर क्या किया, किक कर दिया। किक करने का क्या मतलब हो गया बेटा, आपने उस पर फोर्स लगा दी। फोर्स लगाते ही बेटा उस फुटबॉल की स्पीड चेंज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, धीरे धीरे आ रही थी, आपने बहुत जोर से उसको किक कर दिया। किक किया बेटा, जिससे पूछा जाएगा वही जवाब देगा। ये बेटा फुटबॉल थी, इसको आपने यहां से किक कर दिया, तो बताइए मैंने इसको पुश किया या पुल किया, आप बताइए। पुश किया, ऑब्वियसली दूर धक्का दिया ना, तो बेटा ये आपने क्या कर दिया, इसको पुश कर दिया। इज दैट क्लियर। तो बेटा ये भी क्या है, एक फोर्स। डेली आप जो भी काम कर रहे हो बेटा ध्यान से अगर आप सोचेंगे तो या तो आप पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो। मतलब आपने नोटबुक उठाई और पास में लेकर आए तो इसको क्या किया बेटा, पुल किया, अपनी तरफ खींचा। अगर नोटबुक को टेबल पे रखा तो दूर रख दिया, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो। बैग को उठाकर अपनी तरफ खींचा, टांग लिया, बेटा क्या है,
पुल है, अपनी तरफ खींच लिया, ये भी क्या है, एक फोर्स। तो डेली लाइफ में आप जो भी एक्टिविटीज कर रहे हो बेटा उसमें पुश या पुल ही कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, पुश या पुल करने से बेटा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट किस में आ जाता है, मोशन में आ जाता है। और अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। मान लीजिए मस्त आप साइकिल से जा रहे थे, धीरे धीरे पीछे से फ्रेंड आया, धक्का मार दिया आके, क्या हुआ बेटा, स्पीड बढ़ गई नहीं बढ़ गई, तो बेटा स्पीड चेंज हो गई। क्या किया बेटा बताओ, साइकिल मस्त जा रही थी ऐसे, भाई साइकिल कैसे बनती है भाई, अरे छोड़ो साइकिल वाइकल, ठीक है, ऐसे मान लो भाई, ऐसे इधर से एक इधर से, और हैंडल ऐसे था, ठीक है। पीछे से आके बेटा उसने क्या कर दिया, धक्का दे दिया। जब बेटा धक्का दिया तो उसने क्या किया है, पुश किया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसीलिए इसकी स्पीड क्या हो गई, चेंज हो गई। या फिर मान लीजिए उधर से बहुत स्पीड से आप आ रहे थे, सामने से फ्रेंड आया, ऐसे पैर से रोक दी साइकिल, रोक देते नहीं, रोक देते कई बार, यहाँ हाथ से रोक देते हैं, नहीं आप बाहुबली नहीं हो, चलो हम तो रोक देते थे भाई, सामने से आ रहा तो पकड़ लेते थे सामने से। तो बेटा इसका मतलब ये है कि स्पीड चेंज होने का मतलब स्पीड बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। इज दैट क्लियर? अच्छा, इसके बाद अगर आप देखें द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके डायरेक्शन को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। कैसे? मान लीजिए क्रिकेट खेल रहे हो, मस्त बढ़िया बॉल आई सामने से, अब इस बॉल को अगर आप इधर ऑफ साइड खेलना चाहते हो तो आप इधर पुश कर दीजिए, अगर आप इधर हिट करना चाहते हो तो आप इधर कर दीजिए, मतलब उसकी डायरेक्शन को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, उस बैट से उसको क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो। पुश करने से बेटा उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो फोर्स अप्लाई करने से बेटा उसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा बात, फोर्स अप्लाई करने से उसकी शेप भी क्या हो जाती है, चेंज। जैसे मम्मी मार लगा देते तो पूरी शेप चेंज हो जाती है, नहीं हो जाती है चेहरे की, हाँ जी। या फिर बेटा आटा गूंदते हुए आपने देखा होगा मम्मी को, जब उस पर वो आटा गूंद रही होती है तो उसकी कॉन्टिन्यूसली शेप चेंज होती रहती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा फोर्स लगाने से किसी भी चीज़ की शेप को भी चेंज किया जा सकता है। जैसे आपने पेपर लिया, उसको बिल्कुल ऐसे बना दिया है, मस्त नकल चल रही थी, उसको एक छोटे से पीस में बना दिया। क्या किया बेटा, उस पर भी आपने फोर्स लगा दी, है ना। तो फोर्स लगाकर बेटा हम क्या क्या कर सकते हैं, ज़रा देख लीजिए। एक तो बेटा रुकी हुई चीज़ को मोशन में ला सकते हैं, उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं, उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं बेटा, उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है। अच्छा एक बात बताओ, मान लीजिए कि यहाँ पर एक कोई बॉक्स रखा हुआ है, यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है, आपने इस पे बेटा क्या लगा दी, फोर्स लगा दी। इधर देखिए ज़रा, ये एक बॉक्स रखा हुआ था, ठीक है, बॉक्स रखा हुआ था, इस पे बेटा मैंने क्या किया, फोर्स लगा दी। फोर्स लगाने से ऑब्वियसली इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज। मैं कुछ और समझा रहा था, अच्छा हाँ ठीक है, ये बेटा फोर्स लगा हुआ है, ठीक है, ये बॉक्स रखा हुआ है, इस पे मैंने फोर्स लगाई। कितनी फोर्स लगाई, मान लीजिए 50, ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, अगर मैंने इस पे इधर फोर्स लगाई तो ये ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा, इधर ही मूव करेगा या नहीं करेगा? ऐसा तो नहीं ये बॉक्स इधर या उधर मूव कर जाए, ऐसा नहीं होगा। तो इसका ये मतलब है कि बेटा जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करते हो वो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करता है। इससे ये समझ में आता है कि बेटा अ फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और जिसका बेटा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड बता, ये जो नंबर है 50 न्यूटन आपने फोर्स लगाई, ठीक है, तो 50 क्या है, नंबर, मैग्नीट्यूड, और इस पे बेटा आपने फोर्स लगाई तो ऑब्वियसली ये बॉक्स इधर ही मूव करेगा, तो इसकी बेटा डायरेक्शन भी है। ऐसा नहीं कि आप फोर्स इधर लगाओ और ये ऊपर मूव कर जाए, ऐसा नहीं, भूत थोड़ी ना बैठा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब इस पे आप फोर्स लगाओगे तो मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। और बेटा ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो उसको कैसी क्वांटिटी कहते हैं बेटा, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर हो गई बात या नहीं? तो इसका मतलब ये है कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बेटा हमने देखा था कि जब भी हम टाइम की बात कर रहे थे तो टाइम की एसआई यूनिट क्या थी बेटा, सेकेंड्स, और जब भी हम डिस्टेंस की बात कर रहे थे तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या थी बेटा, मीटर। तो बेटा हर एक चीज की एसआई यूनिट होती है। फोर्स की एसआई यूनिट बेटा क्या है, न्यूटन। फोर्स की क्या है बेटा, न्यूटन, जिसको हम एन से डिनोट करेंगे।
इज दैट क्लियर? तो जैसे टाइम की सेकंड होती है, डिस्टेंस की मीटर होती है, वैसे ही एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। क्लियर हो गई बात? यानी देखो इधर जरा, पहली बात, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन। क्लियर हो गई बात? यानी अच्छा बेटा, इसके बाद फोर्स अप्लाई करने से कौन कौन से चेंजेस आ जाते हैं वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फोर्स कैन प्रोड्यूस फॉलोइंग इफेक्ट्स। जब आप किसी भी चीज पर फोर्स अप्लाई करते हो तो कौन कौन से इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट बेटा क्या है? वी कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ बॉडी। मान लीजिए कोई स्पिनर आ रहा है, बॉल फेंकी उसने और आपने बहुत स्पीड से मारा, तो बेटा बॉल बहुत तेज जाती है नहीं जाती है? या फिर फुटबॉल धीरे धीरे आ रही थी, आपने बेटा उसको बहुत स्पीड से किक कर दिया, तो वो बहुत स्पीड से जाती है नहीं जाती है? तो इसका मतलब यह है कि वी कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग द फोर्स। इज दैट क्लियर? अच्छा बेटा, स्पीड इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। मान लीजिए शोएब अख्तर आ रहे हैं भगते हुए बहुत स्पीड से और सचिन तेंदुलकर ने या राहुल द्रविड़ ने टक कर दिया, रोक दी बॉल को, तो बेटा स्पीड बहुत ज़्यादा थी, उसने स्पीड क्या कर दी? डिक्रीज कर दी, कम कर दी। तो स्पीड इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन। अगर आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे कि आपने किक किया तो बहुत ज़ोर से आपने फोर्स लगाई ना, और बॉल को जब आपने रोका तो आपकी जो फोर्स थी वो बहुत कम थी। क्लियर हो रही बेटा बात? यानी आपको क्लियर हो रहा है? ध्यान दो बेटा इधर। दूसरी बेटा ये देखो, जैसे कि ये लड़की धीरे से बॉल आई और इसने बहुत ज़ोर से हिट कर दिया, तो इसने क्या कर दी? स्पीड चेंज कर दी। क्लियर हो गई बात? यानी और इसने क्या कर दिया बेटा? बहुत स्पीड से बॉल आ रही थी, बॉल को डिफेंड कर दिया, तो इसने स्पीड को क्या कर दिया? कम कर दिया। इसने स्पीड बढ़ा दी और इसने स्पीड कम कर दी। क्लियर हो गई बात? यानी अच्छा, इसके बाद जरा देखिए नेक्स्ट क्या है? अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। अगर आप ध्यान से देखिए तो इस लड़की ने बॉल को लेफ्ट साइड में मारा है ना, लेग साइड में, इधर की तरफ मतलब बॉल आ रही थी, ऐसे मार दिया इधर, तो बॉल आई तो सामने से ही होगी ना, बॉलर इधर थोड़ी ना खड़ा होगा, बॉलर तो सामने होगा। उसने बॉल को इधर मार दिया, तो उसने क्या कर दिया? बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। इधर देखो बॉल सामने से ही आ रही थी, इसने सामने ही मार दिया, तो डायरेक्शन चेंज होगी नहीं होगी ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप फोर्स किधर लगा रहे हो। इसने फोर्स लेग साइड में लगाई तो बेटा बॉल भी लेग साइड में ही मूव कर गई। क्लियर हो गई बात? यानी सो वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी। या फिर आपने टेनिस तो खेला ही होगा या रैकेट खेला होगा। रैकेट में बेटा बॉल आती है सामने से, हम इधर मारते हैं, फिर इधर मारते हैं, ऊपर मारते हैं, नीचे मारते हैं, तो बेटा कॉन्टिन्यूसली हम क्या कर रहे हैं? उसकी जो शटल कॉक है या फिर जो टेनिस की बॉल है उसकी डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही, कभी इधर कभी इधर, किधर सामने, कभी ऊपर कभी नीचे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग द फोर्स। ठीक है, तो दो इफेक्ट आपने देख लिए। पहला इफेक्ट क्या था बेटा? वी कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और दूसरा चेंज क्या है बेटा? वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? थर्ड देखिए बेटा, वी कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। ऑब्वियसली जब थप्पड़ पड़ता है तो शेप चेंज हो जाती है नहीं हो जाती है? मम्मी जब मारती हैं, ये देखो ये बच्चा एक्सपीरियंस है तो जब मम्मी पापा मारते हैं, ये तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आपने आटा गूंथता हुआ देखा होगा मम्मी को, जब आटा गूंथती है तो उस आटे की कॉन्टिन्यूसली शेप चेंज होती रहती है नहीं होती रहती है? इस दीवार पे अगर मैं फोर्स ले आऊँ एक हथौड़ा और इसको मारूँ आके, तो बेटा ये टूट जाएगा, तो इसकी शेप क्या हो गई बेटा? चेंज। ठीक है, या फिर कागज बहुत सारे रखे हुए, आपने शेप आपने उसको बिल्कुल छोटा छोटा कर दिया, ऐसे कुछ क्या हो गया? और ये क्या हो गया? इधर देखो बेटा, अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। तो भाई घर पे जब मार लगती तो फेस की शेप चेंज हो जाती है नहीं हो जाती है ना? और बेटा मान लीजिए मैं हथौड़ी ले आया और इस दीवार को तोड़ने लगा, तो इस दीवार की भी शेप चेंज हो जाएगी, है ना? कोई टेबल है उस पर भी फोर्स लगा के आप उसकी शेप भी चेंज कर सकते हो। मम्मी जब आटा गूंथती है तो कॉन्टिन्यूसली उस आटे की भी शेप चेंज होती रहती है। सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स इन विच शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस व्हाइल अप्लाइंग द फोर्स। ठीक है, शेप और साइज। साइज बेटा कैसे चेंज हो सकता है? ऑब्वियसली मान लीजिए एक कागज़ है, उसको छोटा कर दो, बिल्कुल है ऐसे बंद कर दो मुट्ठी में, तो बेटा उसकी शेप क्या हो जाएगी और साइज़ क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगी। ठीक है,
नेक्स्ट बेटा क्या है, ये भी हमने पहले ही देखा था कि कोई भी रुकी हुई चीज है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए फुटबॉल मस्त रखी हुई थी, फ्रेंड गया पीछे है उसको हिट करने के लिए, जब तक आप भगते हुए आए और आपने हिट कर दिया है, होता है नहीं होता ऐसा। तो इसका मतलब ये है कि जो फुटबॉल यहाँ पे रखी हुई है वो रुकी हुई थी, लेकिन जैसे ही आपने इसको किक किया ये बॉल मूव करना शुरू कर देगी। तो कोई भी अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो बेटा वो मूव करना शुरू कर देती है, कब? जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। क्लियर हो रही बात? किसी बच्चे को 1% भी डाउट है तो दोबारा से पूछ लो, सारी चीज़ें क्लियर है सबको? आगे देखिए ज़रा और क्या इफेक्ट। अभी बेटा हम इफेक्ट्स देख रहे हैं कि जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो कौन कौन से इफेक्ट्स आते हैं। तो कौन कौन से देख लिए? पहली बात तो स्पीड चेंज हो जाती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, शेप और साइज चेंज हो जाता है, और कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देता है जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तब। और क्या है भाई नेक्स्ट? नेक्स्ट क्या है? हाँ जी, कोई अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। मान लीजिए फुटबॉल बहुत स्पीड से आ रही थी, आपने बेटा पैर लगा के उसको रोक दिया, या फिर बॉल आ रही थी आपने हाथ से रोक लिया। तो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है आप उसको फोर्स अप्लाई करके स्टॉप कर सकते हो। क्लियर हो गई बात यानी? तो वी कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। ये भी एग्जांपल्स हो गए। आगे देखिए ज़रा। अब बेटा क्या है एग्जांपल्स ऑफ इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। ये भी हमने जो देखे हैं उसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, वही सारे एग्जांपल्स दोबारा से हैं, ठीक है। पहला बेटा क्या है, फोर्स कैन मूव अ बॉडी एट रेस्ट। कोई भी चीज़ रुकी हुई है तो वो मूव करना शुरू कर देती है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स देंगे जो मैंने अभी आपको ओरली बताए हैं, अब बेटा मैं उसको रिटन फॉर्म में बता रहा हूँ बस, ठीक है। पहला ऑब्जेक्ट क्या है, पहला एग्जाम्पल क्या है ज़रा देख लीजिए। वी किक अ फुटबॉल, अभी बताया ना एग्जाम्पल दिया, ये सारे एग्जाम्पल वही हैं जो मैंने आपको दे दिए हैं, ठीक है। इफ वी किक अ फुटबॉल केप्ट ऑन द ग्राउंड विद आवर फुट देन द फुटबॉल स्टार्ट्स मूविंग। ऑब्वियसली कोई भी अगर फुटबॉल रखी हुई है उसको अगर आप किक करोगे तो वो मूव करना शुरू कर देती है, ठीक है। एंड द फोर्स ऑफ फुट मूव्स द स्टेशनरी फुटबॉल। मतलब जब आप फुट से फोर्स लगाते हो, उसको किक करते हो, किक करने का क्या मतलब है, आप उस पर फोर्स लगा रहे हो, और जब फोर्स लगाते हो तो वो बॉल स्टेशनरी से क्या हो जाता है, मूव करना शुरू कर देता है। या फिर आपने देखा होगा जब आप कार चलाते हो या बाइक चलाते हो तो जो हमारा इंजन होता है वो फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से हमारी कार या बाइक चलना शुरू कर देती है। तो हम फोर्स लगाकर बेटा किसी भी रुकी हुई चीज़ को मूव करना या मूवमेंट में लेकर आ सकते हैं, या फिर मोशन में लेकर आ सकते हैं। क्लियर हो गई बात? एनी डाउट? दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। ये भी एग्जाम्पल मैंने दे ही दिया कि भाई फुटबॉल मान लीजिए आ रही है बहुत स्पीड से, आपने पैर से उसको रोक दिया, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। इधर देखिए, अ फुट बॉल मूविंग ऑन द ग्राउंड स्टॉप आफ्टर सम टाइम। बेटा अगर बॉल को मैंने किक किया तो क्या वो बॉल चलती ही रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, या थोड़ी देर के बाद रुक जाएगी? रुक जाएगी। क्यों रुक जाती है? क्योंकि बेटा जब आप ग्राउंड की बात करें, ये मान लीजिए बेटा ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे बेटा घास होती है, इस पे बेटा मान लीजिए बॉल है। जब बॉल इस पे मूव करती है तो ये जो घास है ना, इसके ऊपर फोर्स लगाती है, और इस फोर्स का नाम बेटा क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स हम नहीं लगा रहे, अपनी बॉडी से नहीं लगा रहे, लेकिन उसके ऊपर फोर्स तो लग रही है। तो ये जो फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, जो इस फुटबॉल को थोड़ी देर के बाद अपने आप रोक देती है। क्लियर हो गई बात? यानी दूसरी बेटा फ्रिक्शनल फोर्स बताई दी मैंने आपको, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द ग्राउंड स्टॉप द मूविंग फुटबॉल। और बेटा सिमिलरली फोर्स अप्लाई बाय द ब्रेक कैन स्टॉप द मूविंग कार। भाई कार चल रही थी, आपने क्या किया, ब्रेक लगा दिए। ब्रेक लगाओगे तो बेटा क्या होगी, कार रुक जाएगी या नहीं रुक जाएगी? तो यहाँ पर भी तो आपने फोर्स लगाई, लेकिन आपने अपने हाथों से नहीं लगाई, किससे लगवाई, ब्रेक से लगवाई। तो ब्रेक से जब आपने फोर्स लगाई तो वो मूविंग जो कार थी वो रुक गई। क्लियर हो गई बात? यानी बेटा इधर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा क्या है, अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ बॉडी। भाई मस्त जा रहे थे बाइक से, आपने एकदम एक्सेलरेटर खींच दिया, जूम, बाइक जाती है बहुत स्पीड से नहीं जाती है, तो आपने फोर्स लगाया जिसकी वजह से उस कार की या उस बाइक की स्पीड बढ़ गई। तो स्पीड आप बेटा क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो बाय अप्लाइंग दी
फोर्स। या मान लीजिए फुटबॉल आ रही थी, धीरे धीरे आपने उसको किक किया और बहुत स्पीड से फुटबॉल भागनी शुरू हो गई। क्यों शुरू हो गई बेटा? क्योंकि आपने उस पर फोर्स लगा दिया। बात क्लियर हो रही है नहीं? सो फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ बॉडी। अब ये स्पीड बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए आप साइकिल से जा रहे हो, बाईसाइकिल जाओ और पैडलिंग कर रहे हो बहुत स्पीड से, अगर ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो साइकिल बहुत तेज़ भागेगी, अगर धीरे धीरे चलाओगे तो साइकिल स्लोली मूव करेगी। तो वी कैन, इफ समवन pushes the moving bicycle from behind then the speed of bicycle increases। मान लीजिए आप बाईसाइकिल चला रहे थे, पीछे से फ्रेंड आया और उसने धक्का देना शुरू कर दिया, तो जब धक्का देगा तो बेटा आपकी जो बाइक है, आपकी जो साइकिल है, वो बेटा क्या होगा, ज़्यादा स्पीड से दौड़ने लगेगी, नहीं दौड़ने लगेगी? कैसे हुआ? क्योंकि उसने उस पर क्या लगा दी? फोर्स लगा दी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ज़रा। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी। मैंने एग्जांपल दे दिया, वही दोबारा से दे रहा हूँ, ठीक है? समझाते वक्त मैंने दे दिया, इधर देख लीजिए। अ टेनिस मैच, व्हेन अ मूविंग टेनिस बॉल इज हिट बाय द रैकेट देन द डायरेक्शन ऑफ टेनिस बॉल चेंजेस। ऑब्वियसली टेनिस आपने लिया, बॉल सामने से आ रही थी, आपने इधर मार दिया तो बॉल इधर चली जाएगी, आपने इधर मार दिया तो बॉल इधर चली जाएगी, सामने मारोगे तो सामने जाएगी। इसका मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में आप टेनिस बॉल को हिट करोगे उसी डायरेक्शन में वो बॉल मूव करेगी। सो वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बॉल बाय अप्लाइंग द फोर्स। क्योंकि बॉल तो आ रही थी सामने, आपने डायरेक्शन उसकी बदल दी, बॉल को इधर हिट कर दिया, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। शेप और साइज बेटा कैसे चेंज हो जाते हैं वो भी देख लेते हैं। आटा गूंदने वाला आपने वैसे देख ही लिया एग्जांपल, और देख लीजिए। वी कैन चेंज द लाइट स्प्रिंग ऑफ पुल एट बोथ द एंड्स। क्या मतलब होता है? आपने स्प्रिंग देखा है? स्प्रिंग ऐसे होता है ना, आपने बोला ऐसा कर, तू 10 पकड़, मैं 10 पकड़ता हूँ, एक एक फ्रेंड को हैं, और ऐसे खींचा। जब आप बेटा खींचोगे तो ये स्प्रिंग जो है वो ऐसे हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो बेसिकली आपने फोर्स अप्लाई करके इसकी शेप को चेंज कर दिया। एक तो शेप भी चेंज हो गई और इसका साइज भी चेंज हो गया। या फिर आप दोनों तरफ से ऐसे पुश कर दो तो ये बिल्कुल पतला सा यहाँ पे ऐसे इकट्ठा हो जाएगा पूल। समझ में आ रही बात या नहीं? तो बेटा फोर्स अप्लाई करके आप किसी भी चीज़ की शेप या साइज को भी चेंज कर सकते हो। तो ये वही एग्जाम्पल बेटा दिया हुआ है आपको, ठीक है? साइज ऑफ स्प्रिंग चेंजेस, ठीक है? इधर देखो, वी कैन टेक अ लाइट स्प्रिंग एंड पुल एट बोथ दी एंड्स। अरे इधर आ जा भाई, इधर आ जा। बोथ दी एंड्स विद आवर हैंड, द शेप एंड साइज ऑफ स्प्रिंग चेंजेस। शेप और साइज बेटा स्प्रिंग की क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, ठीक है? इन दिस केस द फोर्स ऑफ आवर हैंड चेंजेस एंड द शेप एंड साइज ऑफ द स्प्रिंग। क्योंकि हम बेटा जैसे फोर्स लगाते हैं उस स्प्रिंग की शेप और साइज क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। बताइए कोई दिक्कत? ये सारे वही एग्जाम्पल। अब बेटा ज़रा देखिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, प्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स। प्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स का क्या मतलब है, ज़रा इसके ऊपर बात करते हैं। मान लीजिए एक बॉक्स रखा हुआ था, आपने इस पर बेटा फोर्स लगाई, ठीक है? पहली बात तो फोर्स एक कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने 5 न्यूटन फोर्स लगाया, तो 5 न्यूटन के ऊपर पहले तो आप ऐसे एरो बनाएंगे। एरो बेटा ये रिप्रेजेंट करता है कि फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हुई है, ठीक है? और ये जो बेटा एरो बना रहा है ये इसका क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब अगर बेटा ये 5 यूनिट की है, 5 यूनिट मतलब 5 सेंटीमीटर आप इसको मान लीजिए, तो बेटा कितने यूनिट फोर्स अप्लाई हो रही है? 5 यूनिट। और 5 यूनिट का मतलब 5 न्यूटन फोर्स, ठीक है? तो बेसिकली जब भी हम फोर्स लिखते हैं तो उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? एरो। अब अभी तो कुछ फिक्स्ड नहीं है बेटा एरो, अभी इस पर कितनी फोर्स लग रही है अभी हमें पता नहीं है, तो बेटा हम क्या लिखेंगे? एफ लिखेंगे। फोर्स की जगह पर क्या लिखेंगे? एफ। और उसके ऊपर बेटा क्या लगा देंगे? एक एरो। तो कभी भी आप फोर्स लिखोगे तो फोर्स के ऊपर हमेशा क्या लगा हुआ होगा? एरो लगा हुआ होगा। ये इसकी प्रेजेंटेशन है। समझ में आ गई बात? है देखो जरा, अब फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी बेटा अभी शुरू में समझाई थी, और जिन बच्चों को वेक्टर क्वांटिटी अच्छे से नहीं पता, इसका मतलब अभी आपने मोशन वाला चैप्टर नहीं किया, जो मैं आपको अलग से कराऊंगा दोबारा से, ठीक है? जो न्यू स्टूडेंट्स हैं,
A force is a vector quantity, so it is represented by an arrow. The head of an arrow represent the direction of force. बेटा ये जो एरो है ये क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इधर देख लो बेटा, अगर बेटा ये एरो इस तरफ है, इसका क्या मतलब है? फोर्स लग रही है इस तरफ, मतलब इधर से जाके कोई इस पे फोर्स लगा रहा है ऐसे, और अगर कोई इधर से फोर्स लगा रहा है तो बेटा एरो किधर होगा? इधर। तो ये जो इसका हेड है वो क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। फोर्स इधर से उधर लगाई गई है या उस तरफ से इधर लगाई गई है, ये कैसे पता चलेगा? इस एरो की मदद से। ठीक है, नाउ द लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ये भी मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, अब बेटा ये जो फोर्सेस होती हैं ये दो तरीके की फोर्सेस होती हैं। कौन कौन सी? एक तो बेटा बैलेंस्ड और दूसरी अनबैलेंस्ड। क्या मतलब है इसका? देखिए जरा ध्यान से देखना बेटा, ये है मान लीजिए आपका एक बॉक्स। बेटा आपका ध्यान है नहीं पढ़ाई पे, इधर ध्यान दीजिए। ये बेटा मैंने क्या किया है? पुश किया है। एक फोर्स इधर से लग रही है, मान लीजिए 50 न्यूटन, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 50 न्यूटन, और एक कोई आदमी उधर से फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो ये भी कितनी लगा रहा है? 50 न्यूटन। या फिर मान लीजिए और एक फोर्स बेटा लग रही है नीचे की तरफ। कौन सी फोर्स नीचे की तरफ लगती है? हाँ जी बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सी बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा नीचे की तरफ है। और बेटा एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, इसका मतलब ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगी जिसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं? क्योंकि बॉक्स बेटा नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो जो ग्राउंड है जहां पे ये रखा हुआ है वो ग्राउंड ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा। मान लीजिए ये नीचे की तरफ लगा रहा है 50 न्यूटन और ये ऊपर की तरफ लगा रहा है 50 न्यूटन। तो बेटा मैं आपको एक बात बता दूं कि जब फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही होती हैं तो बेटा फोर्स क्या हो जाती हैं? आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो 50 में से 50 माइनस किया, आंसर क्या आया बेटा? 0। यहां पर देखो एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है और एक नीचे की तरफ फोर्स लग रही है। यहां पर भी 50 और यहां पर भी 50, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो यहां पर भी फोर्सेस क्या हो जाएंगे बेटा? माइनस, और रिजल्टेंट फोर्स क्या आ जाएगी? 0। तो बेटा इस पे ओवरऑल फोर्स कितनी लग रही है? 0। So if the resultant force of an object is 0, then object will not move. बेटा अगर उधर से भी मान लीजिए जितना लंबा चौड़ा मैं हूं उतना ही लंबा चौड़ा एक बंदा उधर से भी लगा हुआ है, इधर से मैं पुश कर रहा हूं, उधर से वो पुश कर रहा है, क्या ये बॉक्स मूव करेगा? नहीं करेगा। तो बेटा जब इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगती हैं तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं और रिजल्टेंट फोर्स क्या आ जाती है बेटा? 0। और जब बेटा रिजल्टेंट फोर्स 0 होती है तो ऐसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। और बैलेंस्ड फोर्स में अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है, रुकी हुई है, तो वो रुकी ही रहेगी, हिलेगी नहीं। जैसे कि आपने मान लीजिए इसको लिया आपने, ठीक है, मैं इधर से भी फोर्स लगा रहा हूँ, इधर से भी फोर्स लगा रहा हूँ, क्या ये हिल रहा है? रिमोट रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं जितनी फोर्स इधर से लगा रहा हूँ उतनी ही फोर्स इधर से लगा रहा हूँ। अगर मैं एक तरफ से कम या एक तरफ से ज़्यादा लगाऊंगा तो ये जो रिमोट है वो इधर उधर मूव करना शुरू कर देगा। तो जब रिजल्टेंट फोर्स 0 होती है या हर तरफ से फोर्स इक्वल होती हैं तो वो ऑब्जेक्ट उसी जगह पर रुका रहता है। जैसे कि आपने कई बार बलून को देखा होगा, बलून पे आप दोनों तरफ से फोर्स लगाओगे, ऐसे रोकोगे तो बेटा वो बलून मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे कैसी फोर्स अप्लाई हो रही है? बैलेंस्ड फोर्स। कैसी फोर्स अप्लाई हो रही है बेटा? बैलेंस्ड फोर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बड़ी सिंपल सी बात है, इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0 देन फोर्स इज सेड टू बी बैलेंस्ड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपने ये बॉक्स रखा और इधर से कोई एक बंदा फोर्स लगा रहा है इस पे 100 न्यूटन, उधर से बेटा कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है। मान लीजिए जब अप्लाई नहीं कर रहा है तो बेटा इस पे एक फोर्स तो लगी रही होगी, कौन सी? फ्रिक्शनल फोर्स। क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स है तभी तो जब आप किसी बॉक्स को धक्का देते हो तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो ग्राउंड है वो फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है। यहाँ पर भी फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, ठीक है, लेकिन मैंने थोड़ी देर के लिए उसको अवॉइड किया। लेकिन यहाँ पर देखो जब वन साइड फोर्स लग रही है तो बेटा इस पर एक फोर्स अभी भी अप्लाई हो रही है, कौन सी बेटा? फ्रिक्शनल फोर्स।
और फ्रिक्शनल फोर्स मान लीजिए हो रही है 20 न्यूटन, तो बेटा ऑब्वियसली ये ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, तो बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। 100 में से 20 माइनस कर दीजिए, अभी भी इस तरफ बेटा 80 न्यूटन फोर्स ज़्यादा है, और अगर फोर्स ज़्यादा हुई तो बेटा ये क्या कर जाएगा, बॉक्स मूव कर जाएगा इधर से उधर। आपने देखा होगा ना, बॉक्स को धक्का दोगे तो बेटा वो बॉक्स आगे की तरफ मूव करता हुआ चला जाता है। कब मूव करेगा, जब आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे, ठीक है। अगर मान लीजिए एक फिंगर से उसको मूव करने की कोशिश करो, अगर हल्का हुआ तो अलग बात है, लेकिन अगर हैवी बॉक्स हुआ तो क्या बेटा मूव कर पाओगे आप उसको, नहीं कर पाओगे। क्यों, उस केस में बेटा फ्रिक्शनल फोर्स आपकी फिंगर की फोर्स से ज़्यादा हो गई। इसका मतलब अगर आपको बॉक्स को मूव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। क्लियर हो गई बात यानी। तो बेटा यहां पर रिजल्टेंट फोर्स कितनी आई बताओ जरा, 80। तो रिजल्टेंट, व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट जीरो देन फोर्स इज सेड टू बी अनबैलेंस्ड। जैसे कि बेटा आप आराम से आते होगे बाहर से, ऐसे गेट खोल देते होगे, कैसी फोर्स है बेटा, अनबैलेंस्ड फोर्स है, क्योंकि जो आपने फोर्स लगाई वो ज़्यादा फोर्स है एज कंपेयर टू जो एयर या एटमॉस्फेयर उस दरवाजे पे फोर्स लगा रहा है वो। समझ में आ गई बात है नहीं। तो अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो वो बॉक्स बेटा मूव नहीं करेगा, और अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है तो बेटा वो बॉक्स मूव करना शुरू कर देगा, इधर या उधर शिफ्ट हो जाएगा। और ऐसी फोर्स को बेटा हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। समझ में आ रही बात है नहीं। तो बैलेंस फोर्स में ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा। एक और भी केस है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मान लीजिए आपने बॉल फेंकी, आपने बेटा हवा में एक बॉल फेंकी, ऐसे मस्त घूमती हुई जा रही है, हैं? कुछ देर के बाद बेटा ये बॉल रुक जाएगी। क्यों, क्योंकि इस पे बेटा कई सारी फोर्स अप्लाई हो रही हैं। कौन कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही हैं, एक तो बेटा ये एयर इस पे फोर्स लगा रही है जो इसको रोकने की कोशिश कर रही है, दूसरी बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स इसको अपनी तरफ खींच रही है। अगर बेटा ये दोनों फोर्स हटा दी जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स भी हटा दी जाए और ये एयर वाली फोर्स भी हटा दी जाए, तो बेटा ये बॉल कभी रुकेगी नहीं, बॉल चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। और ऐसा होता है स्पेस में। स्पेस में अगर इस रिमोट को मैंने धक्का दे दिया ना तो ये चलता ही रहेगा कभी रुकेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि बेटा वहां पे ना तो एयर है और ना ग्रेविटेशनल फोर्स है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो इससे एक बात और समझ में आती है कि अगर बेटा बैलेंस फोर्स लगाई आपने किसी पे, तो अगर कोई चीज़ रुकी है तो वो रुकी ही रहेगी, और अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो बेटा वो मूव ही करती रहेगी। और अगर अनबैलेंस फोर्स लगाई आपने तो अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो बेटा वो मूव करना शुरू कर देगी, या फिर कोई चीज़ मूव कर रही है तो वो रुक भी सकती है। कैसे कैसे ज़रा देखिए। मान लीजिए ये फुटबॉल आ रही थी उधर से 100 न्यूटन के फोर्स से, आपने इधर से इस पर पैर लगा दिया 100 न्यूटन फोर्स से, तो ये मूव कर रहा था ना, आपने बेटा फोर्स लगा दी और ये रुक जाएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आ जाएगी बेटा। अगर आपने इसको कम लगाई फोर्स, मान लीजिए 80 न्यूटन लगा दी, 80 न्यूटन फोर्स लगा दी, तो बेटा अब आप माइनस करोगे 100 में से 80 माइनस कर दो, तो बेटा 20 न्यूटन। 20 न्यूटन का मतलब है कि इस फुटबॉल की स्पीड कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। पहले बहुत स्पीड से आ रही थी, अब थोड़ी स्लो हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो वो चीज़ रुकी ही रहेगी, और अगर वो चल रही है तो वो चलती ही रहेगी। और अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है तो अगर कोई चीज़ रुकी है तो वो मोशन में आ जाएगी, और अगर कोई चीज़ मोशन में है तो वो रुक जाएगी। इज दैट क्लियर। एनी प्रॉब्लम बेटा दोबारा से पूछ लो, अगर बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स में कोई थोड़ी बहुत भी 1% भी डाउट है तो। अनबैलेंस्ड में बेटा देखो इधर, ये है बेटा बॉक्स, दो लोग इस पे फोर्स लगा रहे हैं, एक बंदा फोर्स लगा रहा है इस पे 100 न्यूटन, और उधर एक कोई सूखा साखा बंदा है मेरी तरह, मान लीजिए वो लगा रहा है 70 न्यूटन। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो बॉक्स है वो किधर मूव करेगा, ये हेल्दी इधर मूव करेगा नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, ये कम फोर्स लगा। तो जब कम और ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो बेटा इस फोर्स को हम माइनस करते हैं, 100 में से आप 70 माइनस कर दो, इसका मतलब ये वाला बंदा 30 न्यूटन फोर्स ज़्यादा लगा रहा है। तो बेटा यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स कितनी आई, 30 आई, ना के 0।
तो ये वाला बॉक्स उधर मूव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला बंदा ज़्यादा फोर्स लगा रहा है। ऐसी फोर्स, हाँ जी, तो इसका मतलब ये एक ऐसी फोर्स है बेटा, अनबैलेंस्ड फोर्स है। अगर दोनों बंदे सेम हो, सेम हेल्थ के बंदे हैं, तो ये एक बॉक्स है, एक बंदा इधर से लगा रहा है 100 न्यूटन फोर्स, एक बंदा इधर से लगा रहा है 100 न्यूटन फोर्स, तो ये हिलेगा ही नहीं, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स क्या आ गई बेटा? 0। तो इस फोर्स को हम बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स। क्लियर हो गई बात? यानी अब जरा वो देख लेते हैं बैलेंस्ड फोर्स क्या होती है। जरा देखिए डेफिनेशन देखिए बेटा जरा। द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0, द फोर्स इज सेड टू बी बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? दूसरी बेटा, अ बॉडी, पूछिए, अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ बैलेंस फोर्स डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट और मोशन। अगर किसी पर बैलेंस्ड फोर्स लगाई जाए तो अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, और अगर कोई चीज़ मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। तो ये क्या है बेटा? बैलेंस्ड फोर्स है। क्लियर हो गई बातें? नहीं, जो भी चीज़ बताई बस वो लिख दी गई है, इतनी सी बात है। ठीक है, जैसे कि बेटा ये देखो, रोप पुलिंग हो रही है बेटा यहाँ पर। ठीक है, मैं पिक्चर को थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। आपने ये कई बार स्कूल में कंपटीशन भी खेला होगा। रोप पुलिंग हो रही है यहाँ पर बेटा, कुछ बच्चे इधर हैं और कुछ बच्चे इधर। ये फोर्स बेटा, ये जो 4 बच्चे हैं ना, ये इधर खींच रहे हैं, इधर फोर्स लगा रहे हैं, और ये वाले बच्चे इधर फोर्स लगा रहे हैं। तो कौन जीतेगा? अगर ये दोनों, ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा फोर्स कितनी लग रही है। अगर मान लीजिए 2 बड़े बड़े हेल्दी लोग ले लिए जाए, आप सारे बच्चे लग जाओ, तब भी आप नहीं जीत पाओ, क्योंकि आप छोटे छोटे कम कम फोर्स लगा रहे हो। तो क्वांटिटी से मैटर नहीं करेगा। मान लीजिए ये इधर लगा रहे हैं 100 न्यूटन फोर्स और ये इधर लगा रहे हैं 100 न्यूटन फोर्स, तो बेटा ये दोनों रुके रहेंगे। कई बार आपने देखो रोप पुलिंग कर रहे हो तो रुके रहते हैं जगह पे, हिलते ही नहीं है। तो बेटा उस केस में कैसी फोर्स लग रही है? बैलेंस्ड फोर्स लग रही है। लेकिन थोड़ी देर के बाद ये दोनों लड़कियों को मान लीजिए ये इधर खींच लें रोप से, तो इसका मतलब ये फोर्स बेटा ज़्यादा लगा रहे हैं और ये फोर्स कम लगा रहे हैं, तो ये कैसी फोर्स बन जाएगी? अनबैलेंस्ड। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल। हाँ, अभी बराबर लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मान लीजिए ये लगाएं 100 न्यूटन और थोड़ी देर के बाद ये बेटा थक जाएं और ये कितनी फोर्स लगा पाए? मान लीजिए 70 न्यूटन। तो इस केस में ये इधर खींच लेंगे, नहीं खींच लेंगे? बिल्कुल खींच लेंगे। ठीक है, तो बैलेंस फोर्स तब होगी जब दोनों तरफ से इक्वल फोर्सेस लगाई जाएंगी, और अगर अनइक्वल फोर्सेस लगाएंगे तो बेटा कैसी फोर्स बन जाएगी? अनबैलेंस्ड फोर्स बन जाएगी। बताइए बात क्लियर हो रही है? नहीं, एनी प्रॉब्लम? अब बेटा देखिए एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस्ड फोर्स, इधर देखिए जरा। पहले चलो यहीं इधर देखिए जरा, बैलेंस्ड फोर्स का बेटा एग्जाम्पल देख लीजिए। इधर देखो जरा, व्हेन वी होल्ड अ सूटकेस, मान लीजिए आपने एक सूटकेस पकड़ रखा है, आप खड़े हुए थे और आपका ये सूटकेस आपने पकड़ा हुआ है ऐसे यहाँ पर ऊपर, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से ऊपर पकड़ के खड़े होते हो ना सूटकेस। क्या वो सूटकेस मूव करता है? जब तक आप आगे पीछे मूव नहीं करोगे वो सूटकेस मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो ग्राउंड है ये इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन आपका हाथ क्या कर रहा है? इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो बेटा दोनों में इक्वल फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से बेटा क्या हो रहा है? ये सूटकेस जगह पर रुका हुआ है। तो रिजल्टेंट फोर्स इसमें क्या हो गई बेटा? 0। इसीलिए ये सूटकेस रुका हुआ। लेकिन आप बेटा थोड़ी देर के बाद थका हुआ महसूस करने लगते हो ना, क्योंकि बेटा अर्थ तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता ही रहता है, लगाते रहता है, वो तो थकता नहीं है। लेकिन आपकी बॉडी के अंदर की एनर्जी कम होने लगती है, जिसकी वजह से आपको अपने हाथ में पेन होना शुरू हो जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन जब तक ये रुका हुआ है तब तक बेटा इस पे रिजल्टेंट फोर्स कितनी है बेटा? 0। और इस केस में ये कैसी फोर्स हो गई? बैलेंस्ड फोर्स। इज दैट क्लियर? तो बेटा यहां पे जरा पढ़ लो, सूटकेस स्टडी एट सम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, इन दिस केस फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द सूटकेस इज बैलेंस्ड बाय आवर हैंड, द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द सूटकेस इज 0। So the resultant force is 0. ठीक है? Are you getting my point? Any confusion? Clear है बेटा?
किसी बच्चे को दिक्कत है तो पूछ लो। आज बेटा इतना ही करेंगे क्योंकि आपको ये नोट भी करना, टाइम बहुत कम बचा है, ठीक है। प्लीज़ नोट इट डाउन।